नमस्कार। मैं डॉक्टर शैली शर्मा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। ज्योग्राफ़ी में आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय टाइड्स, जिसे अपन कहते हैं ज्वार भाटा, उसके बारे में आज आपको कुछ जानकारी दूंगी। कोरोना टाइम पीरियड में क्योंकि सारी एजुकेशन का जितना भी मटेरियल है, कोशिश है गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी तरफ से, कि आपको ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा सके, जिससे आप अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर सकें। उसी के एक टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कहीं ना कहीं इससे संबंधित क्वेश्चन हर साल पेपर में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी भी चाहिए। तो उसी टॉपिक के बारे में आपको जानकारी देने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगा उसमें था एक ज्वार भाटा, जिसकी आज मैं आपको इस क्लास में जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि ज्वार भाटा आखिर है क्या, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से हमें इसकी जानकारी मिली और हमारे पृथ्वी के लिए किन किन कारणों के कारण ये महत्वपूर्ण है, या ये हमारे जीवन में किन किन महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को में योगदान दे रहा है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके इंट्रोडक्शन या इसे परिचय कहना चाहें, परिचय कहें, ज्वार भाटे के बारे में जो जानकारी प्राचीन समय से दी गई थी वो लिखित प्रमाण में नहीं थी। सबसे पहले जो जानकारी दी थी हेरोडोटस महोदय ने दी थी, जो ज्योग्राफी के हमारे पितामह भी कहलाते हैं। इसके बाद जो जानकारी दी वो दी थी 325 ईस्वी वर्ष पूर्व पीथियस महोदय ने। वो उस समय यात्रा पे निकले थे और अटलांटिक महासागर को जब वो पार कर रहे थे तो उन्होंने ऐसी प्रक्रियाएं देखी, जब उन्होंने पानी के उठाव और गिराव की प्रक्रिया देखी तो थोड़ी सी जानकारी वहाँ से हमें प्राप्त होती है। तत्पश्चात प्लिनी महोदय ने, जो इतिहासज्ञ थे, दार्शनिक थे, 77वीं ईस्वी में ज्वार भाटा उत्पत्ति के कारण बताए कि ये जो पानी का ऊपर उठना या नीचे गिरना, जिसे हम ज्वार, पानी का ऊपर उठना और पानी का उसी गति से नीचे जाना, सतह से नीचे, जिसे हम भाटा कहते हैं, दोनों प्रक्रिया सूर्य और चंद्रमा दोनों की आकर्षण शक्ति के कारण बताया। और इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने चंद्रमा का बताया। चंद्रमा का क्यों बताया ये भी हम इसी चैप्टर में आगे समझेंगे। इसके बाद जो वैज्ञानिक रूप से जो हमें साक्षात प्रमाण मिले वो दिए हमें न्यूटन महोदय ने। ज्वार भाटा उत्पादक शक्तियों के बारे में इनका जो संतुलन का सिद्धांत आया कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की जो प्रक्रिया काम करती है उसमें संतुलन का सिद्धांत दिया, वो थे हमारे न्यूटन महोदय। इसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक हुए जिसमें बर्नौली, यूलर, लैपलेस, हैरिस, डार्विन, कैल्विन। इन्होंने भी ज्वार भाटे की उत्पत्ति और उसके कारणों के बारे में हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, जिनकी वजह से आज हम इस विषय के बारे में आपको बता पा रहे हैं। ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी के अधिक समीप होने के कारण इसका प्रभाव हमारे पास ज़्यादा दिखाई देता है। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है तो नज़दीक है, इसलिए उसकी आकर्षक शक्ति ज़्यादा लगेगी। लेकिन जो सूर्य है वो पृथ्वी से बहुत दूर है और इतनी दूरी से आकर्षण बल लगना लगता है, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में नहीं लग सकता जितना कि चंद्रमा करेगा। अब बात करते हैं आखिर चंद्रमा कैसे हमें प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले हमें चंद्रमा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और जब चंद्रमा के बारे में जानकारी मिलेगी तभी हम उसके आकर्षण बल और आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होने वाले जो सतह है, हमारी पृथ्वी की सतह, ये सतह जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है चंद्रमा, वो है जलीय सतह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जलीय सतह प्रभावित होती है और स्थल नहीं होगा, स्थल भी होता है, लेकिन सर्वाधिक प्रभावित होने वाला जो पक्ष है वो है हमारी जलीय सतह। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और जो पृथ्वी का 1/81वां भाग है। इसका व्यास 3476 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार आकृति में पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाता है, और वैसे ही पृथ्वी भी सूर्य का पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की जो औसत दूरी है वो 3,84,402 किलोमीटर रहती है, जो सूर्य की दूरी का 1/390वां भाग है। आप खुद सोचिए, इतना छोटा सा हिस्सा, लेकिन नज़दीकी के कारण उसका प्रभाव पृथ्वी पर ज़्यादा है। इसमें एक मैंने डायग्राम भी बताया है जिसमें आप देखिए, पृथ्वी है और पृथ्वी से हम चंद्रमा की स्थिति की अगर बात करें, क्योंकि चंद्रमा नज़दीक है तो उसकी आकर्षक शक्ति ज़्यादा लगेगी। चंद्रमा का जो हिस्सा हमारे सबसे नज़दीक होता है वह पृथ्वी की उसी सतह को ज़्यादा ऊंचा उठा देता है। इसका मतलब पानी की जो लहर है वो अपनी सतह को छोड़ के ऊंचे उठती है, तो उसे अपन ज्वार कहते हैं। और जब वही सतह, जब चंद्रमा आगे बढ़ जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, उसी तेज़ी से नीचे जाके गिरती है तो वो भाटा बन जाता है।
चंद्रमा की आकर्षण शक्ति में ज्वार के जो कारण है, इस डायग्राम में मैंने आपको 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, का, खा, गा। जो का स्थिति है वो चंद्रमा के सबसे नज़दीक पृथ्वी की स्थिति है, इसका मतलब आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा, और जब ज़्यादा लगेगा इसका मतलब उठाव भी जलीय सतह पे ज़्यादा होगा। वहीं गा स्थिति जो है वो मध्यम भाग, दूरी वाला भाग है, यहाँ बहुत मध्यम बल लगेगा, क्योंकि जब हम ज्वार भाटे की बात करते हैं इसमें न केवल गुरुत्वाकर्षण बल बल्कि अपकेंद्रीय बल भी कार्य करता है। जो सतह चंद्रमा के सामने है वो आकर्षित होगी, लेकिन जो पीछे वाली सतह है वो अपकेंद्रीय बल के कारण वहाँ पे भी ज्वार आता है, लेकिन वो ज्वार सामने वाली सतह की अपेक्षा पीछे वाली सतह पे कम आएगा। वहीं जो खा वाली स्थिति है वो चंद्रमा से अधिकतम दूरी वाली स्थिति है, दूरी भी बढ़ गई, और मैंने आपको बताया कि अपकेंद्रीय बल भी काम करता है, इसलिए वहाँ ज्वार की स्थिति जो आएगी, ज्वार या भाटा, वो कैसा आएगा, धीमा आएगा। चंद्रमा जो हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है पश्चिम से पूर्व, वो 24 घंटे में 13 डिग्री पूर्व की ओर चलता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27.5 दिन में पूरा करता है। इस चक्कर से 1 महीने का निर्माण होता है। ये 1 महीना पृथ्वी का नहीं चंद्रमा का है, इसीलिए इसको हम चंद्रमाह कहते हैं, और दूसरे शब्दों में कहें इसे साइडेरियल मंथ भी बोला जाता है, साइडेरियल महीना। जबकि इसी स्थिति को हम अगर सूर्य के बारे में सोच के देखें कि सूर्य का पृथ्वी का तो चक्कर लगा ही रही है और पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो उसी कारण सूर्य का एक चक्कर जब चंद्रमा लगाता है तो उसको 29.5 दिन में का समय लगता है, जिसे सिनोडेनिक महीना कहते हैं, सिनोडेनिक मंथ। यही महीना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ जो महीना होता है वो 30 दिन का, या बढ़ोतरी होती है तो 31 दिन का होता है, लेकिन हर महीने के 30 दिन जरूर निश्चित होते हैं। इस वजह से हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है, हम ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट हैं, हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हो गया वो हो गया अपना सिनोडेनिक मंथ। अब आप खुद ही देखिए कि मैं कह रही हूँ चंद्रमा 27.5 का बन रहा है, और वहीं जब हम पृथ्वी के मंथ की बात करें या दैनिक गति की बात करें तो 29.5 दिन की है। दोनों में ही अपना 2 दिन का अंतर आ जा रहा है, और इस 2 दिन के अंतर को पूरा करने के लिए, क्योंकि चंद्रमा तो परिक्रमा जल्दी कर लेगा, तो पीछे वाला जो हिस्सा पानी का अर्थ का जो पीछे रह जाएगा, उसको उस दूरी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय लेना पड़ेगा, और जो अतिरिक्त समय लेना पड़ेगा उसी कारण पृथ्वी पे जो ज्वार भाटा आते हैं वो 24 घंटे के बाद नहीं आते, वो 24 घंटे 56 मिनट के बाद आते हैं। और इसी कारण अगर दिन में 2 बार ज्वार भाटा आएंगे तो आप 56 मिनट के आधे कर दीजिए, 12 घंटे 26 मिनट के बाद वो आएंगे। चलिए, इन दोनों महीने का समय के अंतर के कारण ही टोटल अंतर हो जाता है 13 घंटे का। सूर्य का चक्कर लगाने के लिए चंद्रमा को 360 डिग्री से कुछ अधिक थोड़ी कोणीय दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसके कारण उसको अतिरिक्त समय लेना ही पड़ेगा। इसमें मैंने आपको स्पष्ट भी किया है डायग्राम के माध्यम से, क्योंकि मेरा मानना है ज्योग्राफी में डायग्राम से जो चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ में आ सकती है वो लिखित नहीं हो सकती। इस डायग्राम में मैंने पृथ्वी को मध्य में दिखाया है और दोनों तरफ चंद्रमा है। चंद्रमा के जो समक्ष या सामने वाला हिस्सा आएगा वह हमेशा कैसा आएगा, उच्च ज्वार, और जो उससे दूर होगा वहाँ आएगा निम्न ज्वार, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा सामने वाली जगह ज़्यादा लगता है बजाय पीछे वाली जगह के। चंद्रमा के इसी प्रक्रिया में अब ये स्थिति भी निर्भर करती है कि आखिर आकर्षण का बल किस कारण, किस आधार पर उसे हम पढ़ें। तो चंद्रमा का वह कक्षतल जिस पर होकर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे कहते हैं हम चंद्र कक्षतल। उसी तरह जैसे हम पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी जिस कक्ष पे चक्कर लगाती है तो हम उसे पृथ्वी का कक्षतल कहते हैं। इन दोनों प्रकार के कक्षतलों का जो कोण बनता है वो बनता है 5 डिग्री 09 मिनट का। इस प्रकार एक परिक्रमा में चंद्रमा पृथ्वी के कक्षतल पर केवल 2 स्थानों पर ही आएगा, ऐसा नहीं है कि 4 बार आए, 2 बार आएगा। तो इसका मतलब वो जहाँ आ रहा है, चाहे वो पहली बार आए चाहे वो दूसरी बार आए, वो नाभि बिंदु या नोड्स कहलाते हैं। इसको कई बार चढ़ते हुए मतलब उच्च ज्वार हो सकता है, कभी उतरते हुए नीच हो सकता है, लेकिन ये स्थिति 24 घंटे में कितनी बार आएगी, सिर्फ 2 बार आएगी। अब इस स्थिति के लिए आप फिर से एक डायग्राम देखिए, मैंने बनाया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। सूर्य है, सूर्य की एकाभिमुख स्थिति और विपरीतामुखी, विपरीत स्थिति क्या है, सूर्य जब चंद्रमा के सामने है या सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आती है तब क्या स्थिति होती है।
सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जब एक सीध में होंगे तो उसे कहते हैं सिसगी, एकाभिमुखी, मतलब एक ही तरफ है। इसका मतलब अब आकर्षण बल ना केवल सूर्य का लग रहा है ना चंद्रमा का, अब दोनों मिलके लगा रहे हैं। मतलब चंद्रमा का आकर्षण बल तो था ही था, लेकिन उसके साथ अब किसने उसको और सपोर्ट कर दिया? चंद्रमा को सपोर्ट किया सूर्य ने। देखिए सीधी सी बात है, चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, जैसे पृथ्वी नहीं होती, ये दोनों सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो अब तो सूर्य भी आ गया, तो दोनों के आकर्षण बल के कारण जो भी ज्वार उठेगा वो 20% उच्च उठेगा, क्योंकि दोनों मिलके बल लगा रहे हैं। आप देखिए कोई भी एग्जाम्पल, आप किसी बच्चे को अपनी तरफ खींच रहे हैं अकेले, तो खींचने में आपको बल लगाना पड़ेगा, लेकिन दो व्यक्ति मिलके खींचोगे तो वो जल्दी खींच जाएगा, तो वो खिंचाव की प्रक्रिया तेज होगी। उसी तरीके से जब हम इस प्रक्रिया में देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा एक तरफ है, पृथ्वी एक तरफ, तो वो ज्वार की स्थिति उच्च हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी विपरीत वाली, मैं कह रही थी एक सम्मुख वाली, विपरीत में बनता है अपकेंद्रीय बल। सूर्य और पृथ्वी, चंद्रमा, इसका मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच में अब कौन आ गई? पृथ्वी। अब सूर्य भी अपनी तरफ खींचेगा, चंद्रमा भी, तो एक बल जो कार्य करेगा, अब उच्च ज्वार ना आके कैसा आएगा? निम्न ज्वार आएगा, क्योंकि दोनों तरफ से बल लगने के कारण मध्य केंद्र से बाहर की तरफ जो बल लगेगा वो दोनों तरफ लगेगा, इस कारण अब उच्च ज्वार ना आके निम्न ज्वार आएगा। एक तीसरी स्थिति और मैंने इसमें प्रदर्शित की है, क्वाड्रेचर, समकोणीय स्थिति, जिसमें है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति अगर हम देख के चलें तो समकोणीय स्थिति, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। इस स्थिति में भी क्योंकि दोनों तरफ से बल लगेगा, ये कार्य होगा, तो उस स्थिति में भी ज्वार की स्थिति, ये कहते हैं ना सप्तमी और अष्टमी को ज्वार भाटा आता है, वह स्थिति। ये टॉपिक अपना आगे भी है। अब ज्वार भाटे के जो समय है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 24 घंटे में, पूरे 24 घंटे बाद टाइड नहीं आता, 24 घंटे 52 मिनट बाद आता है। वो क्यों आता है, वो भी कारण मैंने आपको बताया था, क्योंकि चंद्रमा 27.5 दिन का टाइम लेता है और वहीं अपनी पृथ्वी का जो है 29.5 दिन का, तो 2 दिन का जो अंतर है, 13 घंटे का अतिरिक्त समय जो लगता है, उसको पूरा करने में जो अतिरिक्त समय वो 52 मिनट लगता है। तो वो 52 मिनट को पूरा करने के लिए हमें अतिरिक्त चलना पड़ता है, और इसी वजह से टाइड 24 घंटे बाद ना आकर 24 घंटे 52 मिनट के बाद आता है। पृथ्वी पर प्रत्येक 24 घंटे में हर स्थान पर 2 बार ज्वार आता है, लेकिन ज्वार आने का समय प्रतिदिन परिवर्तित होता है। इसका मुख्य कारण चंद्रमा की अपनी ध्रुव पे घूमते हुए पृथ्वी का एक चंद्रमास में चक्कर पूरा कर लेना है। अतः चंद्रमा अगले दिन तक अपने निश्चित ज्वार केंद्र से आगे बढ़ जाता है। इसी कारण ज्वार केंद्र को चंद्रमा के केंद्र के सामने पहुंचने में 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सामने आने में कुल 24 घंटे 52 मिनट लगते हैं। इसी वजह से ज्वार 12 घंटे बाद ना आकर 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है। देखिए पुनः डायग्राम है, इसमें पृथ्वी है और पृथ्वी परिभ्रमण कर रही है पश्चिम से पूर्व दिशा में, और उसी दिशा में चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है। इसमें मैंने कुछ आपको पॉइंट्स लेके हैं, सा, ता, छा, चा, बा का। बा जो है चंद्रमा की परिक्रमा दिशा है, परिक्रमा मार्ग है, वो पश्चिम से पूर्व में चल रहा है, वैसे ही पृथ्वी पश्चिम से पूर्व चल रही है। जब हम पास आते हैं, पहली स्थिति आपको खा की समझिए, खा दूर चला गया है और खा तक पहुंचने के लिए पहले छा और चा, तो हमें ता वाली स्थिति को सा के पास ले जाने के लिए जो अतिरिक्त समय लेना पड़ेगा वो कितना अतिरिक्त हो जाएगा? 52 मिनट। और जैसे ये 52 मिनट अतिरिक्त लगेंगे तो वही क्या हो जाता है, दोनों की जो समय में जो अंतराल आया था उसको पूरा करने के लिए ये प्रक्रिया काम आती है। सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्ति व पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण महासागरीय जल का ऊपर उठना, मैंने पहले ही आपको कहा था, ज्वार होता है, और उसका नीचे गिरना, बैठना, भाटा कहलाता है। सूर्य, अगर चंद्रमा की हम आकर्षण शक्ति की बात करें कि दोनों कितना बल लगाते हैं, तो सूर्य दूर है ज़्यादा, 6:1 है। सूर्य का 6 है और चंद्रमा का 1 है, लेकिन सूर्य के दूरी के कारण ये बल ज़्यादा नहीं लग पाता है। चंद्रमा पृथ्वी और पृथ्वी के मध्य कम दूरी के कारण चंद्रमा का आकर्षण शक्ति से सर्वाधिक ज्वार आते हैं। सामान्यतः एक दिन में 2 बार ज्वार आते हैं। चंद्रमा व सूर्य की आकर्षण शक्ति से प्रत्यक्ष और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण अप्रत्यक्ष ज्वार आते हैं। ये डायग्राम मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन एक बार फिर हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कैसे अंतर आता है। वही स्थिति ए और बी आपको मैंने बताई है। एम मतलब आपका यहाँ चंद्रमा मून है,
पृथ्वी लिखी हुई है। 12 घंटे का जो अंतर है, 26 मिनट का अतिरिक्त अंतर क्यों लगा दोनों की पूरी, क्योंकि वो 27.5 दिन में जो आगे बढ़ा था ना, और 29.5 दिन का दिवस था अपना, तो उसकी पूर्ति के लिए जो पीछे वाला हिस्सा, आपको पहले भी मैंने आपको मेंशन किया था कि 360 डिग्री के अतिरिक्त जो चक्कर लगाना पड़ता है, उसके अतिरिक्त चंद्रमा को चक्कर लगाना पड़ता है। इस वजह से ये 12 घंटे 26 मिनट का हमें ज़्यादा समय लगता है, और 12 घंटे 26 मिनट के बाद एक अगला ज्वार आता है। अब है ज्वार के प्रकार क्या है। जब ज्वार आते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके फ़ायदे हैं या नुकसान है, दोनों ही हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन ज्वार के प्रकार भी उतने ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ज्वार भाटा आने में हमें एक स्थिति और प्रभावित करती है, वो होती है युति और वियुति, जिसे अपन कहते हैं सिजगी। सिजगी हम कहते हैं सूर्य ग्रहण, जिस दिन अमावस्या होता है, एकदम अंधेरा होता है, उस दिन भी बहुत ऊंचा ज्वार आता है। और वियुति चंद्र ग्रहण जब होता है, पूर्णिमा होता है, उस दिन भी उच्च ज्वार आता है। ये दोनों स्थितियों के अलावा एक और स्थिति है सप्तमी और अष्टमी की, जिस दिन ये ज्वार की स्थिति देखी गई है। ज्वार के प्रकार में सबसे पहला आता है अपना दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होते हैं, सिजगी, उस स्थिति में सूर्य चंद्रमा की ज़्यादा संयुक्त आकर्षण शक्ति लगने के कारण दीर्घ आएगा, जो मैंने आपको बताया ही था। यह अपनी सामान्य ऊंचाई से 20% ज़्यादा आएगा। मान लीजिए आपका पहले 5 मीटर आया था, तो उसका 20% लगा लीजिए, वो उससे थोड़ा और ऊंचा आ जाएगा। सिजगी की स्थिति अमावस्या और पूर्णमासी के दिन होती है। परिणाम स्वरूप उच्च ज्वार अमावस्या और पूर्णमासी के दिन ही आते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा अमावस्या को दीर्घ ज्वार भी नहीं आते। ये नहीं कह सकते कि नहीं इस बार आया। तो सूर्य और चंद्रमा व पृथ्वी के केंद्र एक सीध में नहीं होते तो ये नहीं आएंगे, और होंगे चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष अपने अक्ष पे 5 डिग्री 09 मिनट का मैंने झुकाव बताया, तो उस स्थिति में इस प्रकार के ज्वार देखने को मिलते हैं। दूसरा होता है हमारा निम्न ज्वार, नेपटाइड्स। ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को समकोणीय स्थिति में, मैंने आपको पहले ही समकोणीय स्थिति का डायग्राम बताया था। सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्ति एक दूसरे के विपरीत काम करेगी। अब दोनों एक आपका मान लीजिए आपका मित्र फ्रेंड बीच में खड़ा है, और आप दो और उसके मित्र, एक अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरी, तो दोनों तरफ खींचेगा, लेकिन बल क्या हो जाएगा, बट जाएगा। ऐसे ही ज्वार में होता है कि जब दोनों तरफ से खींचता है तो ज्वार ऊंचा ना आके कैसा आता है, नीचा आता है, तो उसे अपन निम्न ज्वार या लघु ज्वार कहते हैं। तीसरा है उच्चतम या दीर्घतम ज्वार। सिजगी की स्थिति हो अर्थात दीर्घ ज्वार हो, उसी समय अपसौर या उपभू की स्थिति विकसित हो जाए तो उसे उच्चतम ज्वार की स्थिति कहते हैं। और उपभू क्या होता है, देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, सबसे ज़्यादा नज़दीक, तो उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, उपभू। इसमें एक शब्द आया है आपका अपसौर व उपभू। देखिए, अपसौर, उपसौर, अपभू, उपभू, ये 4 शब्द भी आप समझ लें। अपसौर जो होता है उसमें पृथ्वी और सूर्य, जब पृथ्वी के निकट सूर्य सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, उस स्थिति को बोलते हैं अपन उपसौर। और वहीं अपसौर जब पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे ज़्यादा दूरी होती है, उसे कहते हैं अपन अप। इसमें देखिए, अप से ऐसा लगता है कि नज़दीक है, लेकिन हमें इसे उल्टा समझना है। अप का मतलब दूर और उप का मतलब है नज़दीक, ऐसे आपको ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम अपभू की बात करते हैं तो हम चंद्रमा के बारे में बात कर रहे हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जब बहुत दूरी हो तो उसे क्या कहेंगे, अपभू। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, याद करने का तरीका भी यही है कि अप का मतलब दूर समझिए और उप का मतलब नज़दीक समझिए। तो यहाँ अपभू जब पृथ्वी और चंद्रमा की सबसे ज़्यादा दूरी हो जाए दोनों के बीच में, तो ज्वार की स्थिति भी कैसी हो जाएगी, कम आएगी, ऊंचा नहीं उठेगा। वहीं उपभू जब पृथ्वी के नज़दीक चंद्रमा सबसे ज़्यादा आ जाता है, उस स्थिति में आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा, और आकर्षण बल जब ज़्यादा लगेगा तो ज्वार भी ज़्यादा ऊंचा आएगा। उच्चतम ज्वार में यही स्थिति हमें देखने को मिलती है। यह लगभग 1600 वर्षों में एक बार ही हमें ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि जब अपसौर भी हो और उपभू भी हो। तो ऐसी स्थिति में जाएगा 20% से भी ज़्यादा आएगा।
अगला है हमारा निम्नतम या लघुत्तम ज्वार। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी समकोणीय स्थिति में हो और इसी समय अपसौर व अपभू की स्थिति हो। आपको बताया था जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी, जितनी दूरी बढ़ेगी, आकर्षण बल कम लगेगा, उतना ही नीचे ज्वार आएगा। एक इसमें है पांचवा, भूमध्य रेखीय या अयनवर्तीय ज्वार। सूर्य के समान चंद्रमा की भी भूमध्य रेखा के संदर्भ में उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति बनती है। और जब ये स्थिति बनती है तो स्थिति हम जब उत्तरायण या हम दक्षिणायन की बात करें तो अगर भारत के बारे में सोचें, जब उत्तरायण होता है सूर्य तो हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है। इसका मतलब दक्षिणायन होगा तो मकर रेखा पे चमकेगा और उत्तरायण होगा तो कर्क रेखा पे चमकेगा। अर्थात कर्क और मकर रेखा के निकट स्थिति के कारण उत्पन्न ज्वार को हम क्या कहते हैं? अयनवर्तीय ज्वार। इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा आपको और समझा देती हूँ कि अयनवर्तीय ज्वार आता कैसे है। मान लीजिए सूर्य का जो झुकाव है वो 47 डिग्री साल भर में पूरा होता है। इसी तरह चंद्रमा भी अपने परिक्रमण समय पर उत्तर और दक्षिण की ओर झुकाव 47 डिग्री का कोण बनाएगा, 8.5 साल में एक बार होता है। 57 डिग्री 12 मिनट केवल 27.2 दिन में इसका झुकाव होता है। तो उस दौरान गर्मी बढ़ती है और उष्ण कटिबंधीय महीना जो हमारा मई जून वाला महीना होता है उसी समय स्थिति थी। इसका मतलब सूर्य उस समय उत्तरायण और दक्षिणायन साल भर में आ ही जाता है। लेकिन चंद्रमा केवल सिनोडिक, मैंने आपको पहले ही बताए थे, सिनोडिक महीने में ही पूरा कर लेता है ये काम। और उत्तर की ओर 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश पे सबसे ज़्यादा इसका झुकाव होता है, और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की रेखा कहलाती है हमारी कर्क रेखा। तो पृथ्वी पर वे ज्वारीय केंद्र जिस पर चंद्रमा की किरणें लंबवत रूप से आके गिरती हैं वो कर्क रेखा की समीप पश्चिम की ओर बढ़ने लगती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में ये कहाँ बढ़ेंगी? मकर रेखा में, 23.5 डिग्री की दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है कि समीप आगे। तो इसके कारण उत्तर और दक्षिण दोनों स्थानों पे उच्च और निम्न ज्वार की स्थितियां बन जाती हैं। एक दूसरे के बाद ये ज्वार आते हैं तो ऊंचाई और नीचाई में भी समानता नहीं हो पाती है। थोड़ा समय लेने के बाद वो दोनों कैसे होते हैं? समान हो पाते हैं। प्रत्येक महीने में चंद्रमा भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है जिससे भूमध्य रेखा के निकट ज्वारों की उत्पत्ति होती है। इनमें दैनिक असमानता भी समाप्त हो जाती है। जो असमानता किसके कारण आई थी? एक बार कर्क रेखा पे, एक बार मकर रेखा पे, लेकिन दोनों के मध्य में जो आती है वो भूमध्य रेखा इस असमानता को दूर कर देती है। दो उच्च ज्वारों की ऊंचाई और निम्न ज्वारों की नीचाई समान हो जाती है। छठा है अपना दैनिक ज्वार। किसी भी स्थान पे एक दिन में आने वाले एक ज्वार तथा एक भाटे को हम कहते हैं दैनिक ज्वार भाटा। दैनिक ज्वार भाटा 24 घंटे 52 मिनट के बाद आता है और एक ही कारक से ज्वार आता है, या तो आकर्षण बल के कारण या अपकेंद्र, एक ही कारक, दोनों बल काम करने। सातवां होता है अपना अर्धदैनिक ज्वार। किसी भी स्थान पर प्रत्येक दिन में आने वाले दोनों ज्वारों को हम कहते हैं अर्धदैनिक। एक ज्वार आ रहा था 24 घंटे 52 मिनट में, उसका आधा कर दीजिए, 12 घंटे 26 मिनट के बाद ये ज्वार आएगा। आठवां है हमारा मिश्रित ज्वार। किसी स्थान पे आने वाले असमान अर्धदैनिक ज्वारों को अपन कहते हैं मिश्रित ज्वार, मतलब एक ऊंचा एक नीचा। दिन में 2 बार ज्वार आता है जिसमें एक ज्वार की ऊंचाई दूसरे ज्वार की ऊंचाई से क्या होती जाएगी? कम हो जाएगी। सूर्य की आकर्षण शक्ति से अर्थात चंद्र अभिमुखी भाग में ज्वार प्रत्यक्ष, अभिमुखी मतलब जो सामने वाला हिस्सा है वहां प्रत्यक्ष आएगा तो ऊंचा आएगा, जबकि चंद्रमा के विमुख मतलब पृथ्वी की दूसरी तरफ वो जो आएगा ज्वार वो किसके कारण आएगा? अपकेंद्रीय बल। अब अपकेंद्रीय बल काफी बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, बस समझिए। जब पृथ्वी के केंद्र में जहाँ जिस तरफ किसका? चंद्रमा की ओर आकर्षण बलेगा तो पानी उधर खींचेगा। पानी उधर खींचेगा तो जो पीछे वाला हिस्सा है, अब आप एक कटोरी में पानी भरिए और उसमें एक तरफ उसको धक्का दीजिए, तो आप जब हिलाओगे तो पानी एक लहर के रूप में दूसरी तरफ जाएगा। और जब दूसरी तरफ जाएगा तो जिस तरफ से आपने धक्का दिया उधर से पानी कम होगा। पानी कम होगा तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए आसपास से पानी आएगा। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर उठ रहा है, क्योंकि वो तेजी से आगे बढ़ रहा है तो हमें क्या लगता है? ऊंचा उठा हुआ लगता है, जिसे अपन क्या समझ लेते हैं? ज्वार। ये वही स्थिति है। तो इस कारण एक तो चंद्रमा के सामने की ओर प्रत्यक्ष ज्वार और उसके पीछे की ओर अप्रत्यक्ष ज्वार जो कि अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। ये 2 ज्वार आते हैं। एक जो नया एक ज्वार है जो महत्वपूर्ण है आज के हमारे समाज में, सामाजिक देन कह लीजिए या हमारी टेक्नोलॉजी की देन कह लीजिए या हमारे खनन की देन कह लीजिए, ये प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न न होकर जैविक कारकों से उत्पन्न होता है। अब जैविक कारक देखिए, हम समुद्र में खनन कर रहे हैं,
हम विस्फोट कर रहे हैं, हम बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं जिसके कारण ये सारे जो लाल ज्वार है ये नवीन ज्वार के रूप में उभर के आया। अब कुछ मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ, क्योंकि हम सब लोग कंपटीशन भी देते हैं, उनकी तैयारी भी करते हैं। विश्व में जल की गहराई और तटों की प्रकृति में पर्याप्त अंतर है, इसलिए ज्वार की ऊंचाई भी कैसी होगी, अलग अलग होगी। सबसे ज़्यादा ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में, कनाडा में है, जो 17 मीटर ऊंचा आता है। भारत में सबसे ऊंचा ज्वार आता है ओखा तट, जो कि गुजरात पे है। साउथहैम्पटन इंग्लैंड में है। ये ऐसी जगह है, देखिए सब जगह या तो एक बार आता है 2 बार, ये अकेली ऐसी जगह जहाँ 4 बार ज्वार आता है। मैंने जगह भी बताई है, इंग्लिश चैनल के पास साउथहैम्पटन, उत्तरी सागर में दो आते हैं साउथहैम्पटन की तरफ और 2 आते हैं उत्तरी सागर की ओर, इंग्लैंड। सामान्यतः तालाब, झील, नदियों में ज्वार नहीं आते। देखिए उसके लिए भी स्पेस चाहिए, पानी को उठने के लिए, और हवा भी चाहिए, गति चाहिए, तो वो समुद्र में अच्छी मिलती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन के जिसके कारण ही ज्वार केंद्र पूर्व से पश्चिम की ओर अग्रसर होते हैं हमेशा। ये तो हो गए हमारे ज्वार भाटा किसे कहते हैं, ज्वार भाटा आते कैसे हैं, और ज्वार भाटा है क्या। अब ज्वार उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं, लेकिन उसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ज्वार भाटा हमारे जीवन में कैसे उपयोगी हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं। हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें फ़ायदे भी पता होने चाहिए। देखिए सबसे बड़ा इसका फ़ायदा क्या है। ज्वार भाटा जब आते हैं हमारे, इसमें हमें आकर्षण बल की जानकारी प्राप्त हुई, चाहे वो चंद्रमा की हो, सूर्य की हो, पृथ्वी के अब केंद्रीय बल है, तो ये हमारे साइंस के लिए बहुत उपयोगी हो गया। दूसरी चीज़, ज्वार भाटा जो है ये हमें जलीय सतह के बारे में जानकारी देता है ना, और ज्वार भाटे से अब तो बिजली का भी उत्पादन होने लगा है, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। समुद्र की जानकारियाँ, बहुत सारी महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके लिए हमारे तटों को अंदर तक आ जाते हैं। कई जहाज मान लीजिए दूर खड़े हैं और ज्वार में वो तट के नज़दीक तक आ जाते हैं, तो कई बार ये पेट्रोल की भी बचत कराते हैं, कई बार नुकसान भी, अगर तेज़ी हो जाए तो नुकसान भी करते हैं। फ़ायदे भी हैं किसी चीज़ के और नुकसान भी। इसके अलावा ज्वार की उत्पत्ति के सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हैं वो संतुलन का, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन का है, गतिक सिद्धांत लाप्लास का, नहर सिद्धांत जेवी एरी का, ज्वारीय प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम व्हेल का, स्थैतिक तरंग सिद्धांत R.A. हैरिस का। देखिए ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि अब तो सेमेस्टर सिस्टम हो गया है पीजी में भी, तो वहाँ पे भी पीजी जब हम करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए, कॉलेज लेक्चरशिप के लिए, तो वहाँ हमारे नेट के कंपटीशन में या हम स्कूल लेक्चरशिप का एग्ज़ाम देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न आने लग गया है, रिटन नहीं आता है, तो हमें पता होना चाहिए कि किसने क्यों कौन सी थ्योरी दी है। तो आप प्लीज़ इनको लर्न कीजिएगा। इसी के साथ आज अपना ये टॉपिक ख़त्म होता है। सभी से निवेदन है, सभी से ये आकांक्षा है कि वो इसको पढ़ें, याद करें, कोई भी आपकी समस्या है तो आप इसको बता सकते हैं।